कुछ और सवाल देखते हैं बेहतरीन, जैसे कि अधिगम के लिए निम्न में से क्या सर्वाधिक है। जैसे कि सीखने के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की बात की जा रही है। तो मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जरूरी नहीं है मैच्योर आदमी सीखता नहीं है, सीख करके इंसान मैच्योर होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे तो आप मैच्योर हो जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है कि आप मैच्योर हैं तो हर एक चीज़ सीख ही लें। रुचि मतलब ये होता है कि आप काम करते हैं और काम के दौरान जब आपको टाइम मिलता है तो आप वो चीज़ करते हैं। जैसे आज के टाइम पे क्या है, आपको टाइम मिलता है तो आप यूट्यूब पर आकर के शॉर्ट्स वीडियो देखते हो, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर देखते हैं, तो वो क्या है, एक रुचि है। ठीक है, तो क्या रुचि अगर होने से ही सिर्फ अधिगम हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा मीन्स की मोटिवेशन, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो क्या अधिगम हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपको मैथ नहीं आती है, तो आपने कभी देखा है कि अगर आपको मैथ नहीं आती तो आपका बॉडी बोले, आपका दिमाग बोले चल ना यार मैथ पढ़ते हैं, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, बॉडी मोटिवेशन देता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, बॉडी जिस चीज़ को लेकर के मोटिवेट करता है ना, वो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दिमाग, आपका दिल सब कुछ कहता है कि अब तुझे टीचर बनना है और आप लगे हुए हो, ठीक है, दूसरों को देखे बिना आप खुद लगे हुए हो कि नहीं मुझे करना है, चाहे मुझे आता है चाहे नहीं आता, मैं सीखूंगा, नहीं आता है तो वो अंदर से एक मोटिवेशन है आपके अंदर, तो आप अधिगम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और निर्देशन, कोई फिल्म तो बनानी नहीं है भैया कि डायरेक्टर की जरूरत है यहाँ पर, तो ये तो होना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर होगा। और आपको ये चीज़ समझना होगा कि बाहरी अभिप्रेरणा काम कभी भी नहीं करती है, शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं करती है, वो बस आप बेवकूफ़ बनते हो थोड़ी देर के लिए कि हाँ उठो जागो तब तक काम करो जब तक के लिए आपको सफलता ना मिल जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर सर्कमस्टांसेस जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति जल्दी उठता है, कोई व्यक्ति जल्दी नहीं उठ पाता, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन है कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, तो आप कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई नहीं रोक सकता। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और मैंने आपको बोला है बुद्धि से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं, तो अभी देखिए बुद्धि लब्धि से सवाल तो बनेगा ही बनेगा कि किसने किया है, टर्मन थे, स्टर्न थे, बीने थे, इसके बारे में मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे। पहले बीने आए थे, फिर टर्मन आए थे, स्टर्न आए थे, सारी चीज़ें। औसत बुद्धि लब्धि यहाँ पर पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो आप देखोगे कि ये होगा 90 से लेकर के 109। ठीक है, उसके अगर हम बात करें, ऊपर की बात करें तो 110 से लेकर के 119, 120 से लेकर के 139 और लगभग 140 से लगभग 200 के आसपास। लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये औसत पूछ लेता है और प्रतिभाशाली के लिए पूछ लेता है। तो प्रतिभाशाली बालकों का कितना होता है? 130 प्लस। अब बाकी उसके नीचे के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे जड़ बुद्धि कितने का होता है, मंद बुद्धि कितने का है, ठीक है ना, और कौन सी ऐसी बुद्धि लब्धि है जहाँ पर सुधार किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बुद्धि में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए, 2 प्रश्न यहाँ पर मेन बनते ही बनते हैं। औसत बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 109 और 130 प्लस जो होता है वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होता है। इससे ज़्यादा इसमें सीखोगे तो फिर सारी चीज़ें भूल जाओगे, इसलिए मैं प्लानिंग बना करके सारी चीज़ें तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद उस सारी चीज़ों को हम देखेंगे जो कि जड़ बुद्धि मंद बुद्धि को लेकर के हैं। अब देखिए, मैंने विशेषण आपको बता ही दिया, संधि विच्छेद बता ही दिया, पर्यायवाची बता दिया है, विलोम बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए वाच्य आ चुका है। तो लगभग जो हम लोग 20 वीडियो देखेंगे ना, 20 वीडियो में ऑलमोस्ट हमारा हिंदी, इंग्लिश, मैथ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी टॉपिक वाइज। बट उस पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मुझसे उठा नहीं गया, ये बच्चा बता देगा। जो भी निगेटिव चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी वो भावात्मक में चली जाएंगी, इस चीज़ को याद रखिएगा। जहाँ पर भी कर्म की बात आती है, कर्मवाच्य में क्या होता है, यहाँ पर कर्म को आप देखोगे, क्रिया जो होगी, जैसे कर्म में क्या होगा, क्रिया जो होगी वो कर्म के लिंग के और यहाँ पर वचन के आधार पर होगी। ठीक है, तो कर्म के लिंग के वचन के आधार पर क्या होती है? कर्म। और कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर क्या होता है? कृत। बाकी जो निगेटिव देखने को मिलेगा वो होगा आपका भाव। और इसको भी डिटेल में बहुत तरीके से समझेंगे हम लोग। अब एक यहाँ पर प्रश्न आप देखोगे, इसमें कंजक्शन आपको फाइंड आउट करना है। ये सारी चीज़ें कंजक्शन होती हैं जो 2 क्लॉज को, 2 फ्रेजेस को जोड़ने का, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो फ्रेजेस वो कंजक्शन है क्या चीज़, यहाँ पर पता लगाना है। तो अनलेस आ गया, तो अनलेस के साथ यहाँ पर ही हैड नॉट, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ही हैड नॉट पेड हिज बिल्स, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ। उसने बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए उसकी बिजली काट दी गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूजलेस अनलेस का जो मतलब होता है ना, उसके साथ नॉट नहीं लगाया जाता। अनलेस मतलब कि यही होता है जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। अगर तुमने तुम कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अनलेस तो ऑलरेडी होता है, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, आइदर के साथ और लगाते हैं, और नाइदर के साथ क्या लगाते हैं? नॉर लगाते हैं। ये ट्रिक है, इस चीज़ को समझ लीजिए, मैं चीज़ें बताऊंगा। इंग्लिश बहुत आसान है, आप चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, आइदर के साथ और लगेगा, नाइदर के साथ नॉर लगेगा। यूजलेस के साथ नॉट नहीं लगता है, अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता है। बट और एज, इसको देखना है कि इसमें क्या लगेगा।
अब देखिए, बट का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो दो चीज़ों की तुलना करने के लिए। जैसे कि मेरा बड़ा वाला लड़का पढ़ने में तेज़ है, लेकिन छोटा वाला नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर तुलना कहीं हो रहा है क्या? कहीं तुलना नहीं हो रही है। आपने बिजली का बिल नहीं भरा, एज़ ही हैड नॉट पेड हिज़ बिल, जैसा कि उसने बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए उसकी बिजली काट दी गई, ठीक है? तो यहाँ पर एज़ होगा। तो चीज़ों को समझिए, अनलेस जो होगा उसके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहाँ पर नॉट है तो ये नहीं होगा। आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, बट यहाँ पर कंपैरिजन करने का कार्य करता है, और एज जो होगा यहाँ पर सूटेबल है, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना मतलब कि आपके पास कुछ फीलिंग्स हैं, लाइक आप सेंसिटिव हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं, उसको अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, संवेदना को अगर अर्थ प्रदान करने की बात करें, तो अब कैसे होगा, अर्थ प्रदान कैसे होगा? संवेदना है क्या चीज़? फीलिंग है। जैसे कि मान के चलिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके पिताजी आपको बुलाते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैक्सिमम टाइम हर जगह हर किताब में आपको यही देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको क्या करने को मिलेगा, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं और कोई आवाज़ देता है, ठीक है? अब आपने आवाज़ सुनी, वो क्या है? वो संवेदना है, ठीक है? आपके पास कान है, आपने सुन लिया, वो आपकी संवेदना है। लेकिन आपने फिर, ओ तेरी, ये तो मेरे पापा हैं, ठीक है? ये दिमाग आया आपको, आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कौन है? पापा है, मतलब कि अब चलना चाहिए, वो ऑफिस से आ चुके हैं, अब घर पे चल के पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? तो संवेदना ये है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं और दिमाग उसको क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि यहाँ पर आप देखोगे परसेप्शन के माध्यम से वो पहचान लेता है कि ये पापा हैं, और वो चला जाएगा। जैसे कि आपने देखा रात को आपने देखा कि आपके शरीर के ऊपर एक सांप आया हुआ है, ठीक है? आपने छुआ उसको, आप सोए हुए हो, आपने उसको छुआ तो कहा कि यार कुछ तो है। फिर बाद में आपने दिमाग लगाया, परसेप्शन आपका काम करता है, प्रत्यक्षीकरण काम करता है, और आप कहते हो ओ तेरी, ये तो सांप है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में, हर चीज़ डिटेल में ही पढ़ेंगे। ये तो हम लोग सिर्फ एक डेमो ले रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो संवेदना जो होगा, उसको अर्थ प्रदान कौन करता है? प्रत्यक्षीकरण। अगर आपके पास प्रत्यक्षीकरण नहीं है, तो सांप तो आपको काट ही देगा, और पापा जी आपको पीटेंगे ही पीटेंगे, क्योंकि आपने अनुभव नहीं प्रदान करा है, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखेंगे। स्मृति मतलब कि आपको पता है कि मेमोरी की बात की जा रही है। मेमोरी जो है आपकी सिर्फ पास्ट मेमोरी होती है, जो बीत गया उसको मेमोरी कहते हैं। जो फ्यूचर का मेमोरी होता है उसको हम लोग इमेजिनेशन बोलते हैं, ठीक है? उसको भी याद रखिएगा, इमेजिनेशन बोलते हैं। प्रत्यक्षीकरण आपने देख लिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रत्यक्ष की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऐसा कुछ बोला जाता है, ठीक है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा कुछ है। कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है वो। एक प्रश्न ये होता है महत्तम समापवर्तक से, ठीक है? तो इसमें करना क्या होता है? इसमें ये करना होता है कि जैसे महत्तम समापवर्तक पूछता है, तो ऊपर जो होता है वो, जैसे कि 14 बटा, मैं लिख देता हूँ आपको, 14 बटा 33, 42 बटा 55 और 21 बटा 22। तो इसमें क्या करना है? ये ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक लेना है और नीचे वाला का एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का महत्तम समापवर्तक ले लेते हैं। तो महत्तम समापवर्तक, अगर यहाँ पर पूछता है एलसीएम लेना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? जो इसमें से हाईएस्ट कॉमन हो। हाईएस्ट कॉमन मतलब कि कौन इसको कि मैक्सिमम टाइम से इसको काट देता है। जैसे 14 से काटा जाए तो 42 कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 7 से काटा जाए तो ये भी कट जाएगा, ये भी। तो ये 7 जो होगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो अब देखेंगे 7 ऊपर कहीं है क्या? तो 7 यहाँ पर तीसरे नंबर पे ऊपर है, तो बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 330 एचसीएफ एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 देखोगे क्या हो जा रहा है? एचसीएफ है, और सबसे पहले आंसर नंबर 3 में दिख रहा है, तो बाकी हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। तो अप्रोच क्या होती है? जैसे कि P बटा Q है, अब इसमें और Q बटा P है। अब इसमें HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM। अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, नीचे वाले का HCF निकालेंगे। कुछ छोटी छोटी अप्रोच है। मैं ये नहीं कहता कि आप 30 नंबर का मैथ है तो आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती उस चीज़ के पीछे पागल हो जाओ, नहीं। आपको ऐसा थोड़ी है कि 150 में 150 नंबर लेके आने हैं। आपको पेपर पास करना है, 120 नंबर लेकर के आने हैं। तो आपको क्या करना है? 130 नंबर लेकर के आने हैं। तो कुछ टॉपिक जो है बहुत बहुत मुश्किल है, और उसको पढ़ने से निगेटिविटी ही आएगी कि यार मुझसे हो नहीं पा रहा है, तो उन टॉपिक्स को मत टच कीजिए मेरे हिसाब से। बाकी इच्छा आपकी है, ठीक है? दिमाग आपके पास भी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो ये बच्चा जानता है कि पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर जल प्रदूषण है।
और पश्चिम बंगाल में एक नदी है जिसको दामोदर नदी कहते हैं, उसको भी याद रखिएगा, बंगाल का शोक कहा जाता है इसको। बिहार में एक कोसी नदी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखोगे तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसका नाम है यूपी टेट, तो यूपी टेट से रिलेटेड भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम लोग हर एक टॉपिक जो कि यूपी टेट पूछता है, सुपर टेट पूछ सकता है, उसको टच करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेंगे। चलिए एक और प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, एलपीजी। एलपीजी मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। अब देखोगे जब गैस जलाओगे तो नीले कलर का जलता है, ठीक है। और ये भ्रम है हर एक आदमी का, जैसे पेपर में पूछ दिया जाए तो कैसा होता है, तो पीला जलता है, जो आग होती है वो पीली होती है, क्योंकि फिल्मों में पीला ही दिखाया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट में देखा जाए तो एलपीजी जो है वो कैसा होता है, ये नीले कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर असत्य पूछा गया है, एक उच्च ऊष्मीय मान है, बिल्कुल है, एक स्वच्छ ईंधन है तभी तो खाना बना रहे हो, अगर गंदा होता तो खाना कैसे बनाते, लेकिन मीथेन उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। अब मीथेन क्या है आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर असत्य पूछा था तो असत्य पूछा था, असत्य है तो यही यहाँ पर सत्य होगा। अब यहाँ पर देखोगे कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो अब कुछ लोग यहाँ पर पाकिस्तान मार के और एक नंबर लूटने की तैयारी कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, ठीक है। पानी बोलते हैं, पानी जो है ये उर्दू है, जल जो है वो हिंदी है, ठीक है, बट हम लोग जल नहीं बोलते हैं, ठीक है, पानी बोलते हैं। तो पाकिस्तान वाले क्या जल बोलेंगे, कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान में हमेशा क्या बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। श्रीलंका में ऑलमोस्ट तमिल के कुछ भाषाएं हैं उसको बोल दी जाती है। इंडोनेशिया में भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इंडोनेशिया की अपनी भाषा होगी कुछ। मॉरिशस में देखोगे, मॉरिशस है, फिजी है, ठीक है, फिजी है, और यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। तो आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती है और आप लोग यहाँ पर चले जाते हो तो आप लोग सर्वाइव कर जाओगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो आपको पता है सूरसागर ये ब्रज भाषा की रचना है। और भाषा से रिलेटेड एक बहुत शानदार मैं आपको ट्रिक लाने वाला हूँ। ट्रिक क्या है कि वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बड़े मैप के थ्रू समझोगे ना तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। मैप के थ्रू जैसे कि मान के चलो, ठीक है, जैसे कि ये आप देखोगे कि ये मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक है, ये मैप हो गया उल्टा सीधा थोड़ा सा। अब मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी भाषा ना कहाँ बोली जाती है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, जैसे छत्तीसगढ़ यहाँ पर पड़ता है, ठीक है ना, बिहार यहाँ पर है, यूपी यहाँ पर है, उत्तराखंड यहाँ पर है, हिमाचल यहाँ पर है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है, राजस्थान है, यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, ये सारा एरिया जो है महाराष्ट्र का है, ये एरिया जो है आपका एमपी का है, ठीक है, कर्नाटक है, यहाँ पर केरल है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये झारखंड है, ये तेलंगाना है, तो कुल मिला जुला के ये आपका गोवा है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ बताने वाला हूँ। और इधर देखोगे तो ये ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे है आसाम, इधर है नागालैंड, मणिपुर, फिर यहाँ पर मिजोरम है, फिर यहाँ पर आसाम वो मेघालय है, ठीक है, यहाँ पर साइड में त्रिपुरा है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। इस तरीके से मैपिंग से बड़ी आसान हो जाएगी, मैं मैप के थ्रू समझाऊँगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, समझने की देर है बस, ठीक है। तो सूरसागर जो है बहुत आपको पता ही है, सूरदास के द्वारा ब्रज भाषा के रचनाकार थे। और ये एक भक्ति की बात करें अगर हम, तो भक्ति शाखा से जुड़े थे, ठीक है। तो ये आज के लिए था, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्लास। बाकी चलिए अब मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक योर सेल्फ। और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर इसकी PDF मिलेगी, PDF का भी लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।